हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए सुपर टेट एग्जाम के लिए हिस्ट्री की क्लास लेके आई हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि आपका सुपर टेट एग्जाम के लिए ऑफिशियल सिलेबस दिया गया है, जिसके अंतर्गत पर्यावरण व सामाजिक अध्ययन। इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं हिस्ट्री के अंतर्गत टॉपिक दिया हुआ है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का तात्पर्य क्या है? आपको मॉडर्न हिस्ट्री से पढ़ना है सुपर टेट एग्जाम के लिए। सुपर टेट एग्जाम के लिए आपको मिडिवल हिस्ट्री या एंशिएंट हिस्ट्री को नहीं पढ़ना है, आपको वही पढ़ना है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। इसलिए आपके सिलेबस में कहाँ से दिया गया है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से। अब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आएंगे? जैसे आपको पता है कि भारत में अलग अलग यूरोपीय कंपनियां आई, फिर धीरे धीरे अंग्रेजों ने आधिपत्य स्थापित किया, फिर धीरे धीरे क्या वो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हुआ, उन्हीं सब के बारे में पढ़ना है। तो इसके जो पहला वीडियो मैंने आपको दिया था जिसमें हमने 1857 का विद्रोह या इससे पहले हुए सेना में जैसे विद्रोह थे, वेल्लोर विद्रोह था, सन्यासी विद्रोह था, पागलपंथी आंदोलन, वहाबी आंदोलन, उन सब के बारे में पढ़ाया था। अगर आपने अभी तक इससे पहले का वीडियो नहीं देखा तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से जाके उस वीडियो को देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि आप अपने सुपर टेट एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र बिंदु कौन कौन से हैं। जिससे पहले आपने समझा था कि 1857 का विद्रोह होने का कारण क्या था, मुख्य कारण क्या थे, तात्कालिक कारण क्या थे। उसके पश्चात जो 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? मेरठ से हुआ। लेकिन ये धीरे धीरे क्या हो रही थी? संपूर्ण उत्तर भारत में फैल रही थी। तो इसके कौन कौन से केंद्र बिंदु बने, वहाँ से कौन सा नेता हुआ जिसने नेतृत्व हुआ, वहाँ पे किस विद्रोही नेता ने उसको दमन किया, किस अधिकारी ने दमन किया, इन सब के बारे में आज की वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि इस टॉपिक से आने वाले सारे क्वेश्चन को आप इजली वे पे सॉल्व कर सके। तो चलिए अब सबसे पहले जानते हैं 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र बिंदु कौन कौन से हुए। जैसे कि आप सबको पता है कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए इसमें मैं आपको क्या कर रही हूँ, जो भी एनसीईआरटी के बुक में इंपॉर्टेंट इमेज दी हुई हैं उन सबको लगा के समझा रही हूँ। जैसे आपकी एनसीईआरटी के बुक में 1857 की क्रांति के जो प्रमुख केंद्र बिंदु हैं या कुछ अन्य केंद्र बिंदु, उन सब के बारे में एक इमेज दी हुई है। जैसे आप देख सकते हैं कि 1857 की क्रांति की जो रेड ट्राइंगल से दिखाई गई ये क्या प्रमुख केंद्र बिंदु हैं और कुछ क्या अन्य केंद्र बिंदु हैं। जैसे आपका झांसी हुआ था, कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद, बरेली, दिल्ली, मेरठ, ये सब क्या 1857 क्रांति के प्रमुख केंद्र बिंदु। इसके अलावा जैसे आपका सियालकोट था, लाहौर, फिरोजपुर, जालंधर, फिल्लौर, सहारनपुर, मैनपुरी, नवाबगंज, गोंडा, प्रतापगढ़, ये सब क्या थे? प्रमुख केंद्र बिंदु नहीं थे। लेकिन यहाँ पे भी 1857 का जो विद्रोह का था, प्रभाव हुआ था। तो इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे प्रमुख केंद्र बिंदु कौन कौन से हैं, वहाँ किसने इसका विद्रोह को संभाला, कौन नेतृत्वकर्ता बना। जैसे एनसीईआरटी की बुक में कि अब आपकी बगावत फैलने लगी। जैसे आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, जो नई कारतूस आई थी उसके प्रयोग से जो एनफील्ड राइफल आई थी, इनफील्ड राइफल के प्रयोग करने से इनकार कर दिया गया था क्योंकि अफवाह उड़ी थी कि उसमें गाय व सुअर की चर्बी लगी हुई है। इसके कारण क्या हुआ? उसके प्रयोग से इनकार कर दिया गया। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, जो क्रांति मेरठ से प्रारंभ हुई थी उसका विस्तार होने लगा था। जैसे आप पढ़ सकते हैं कि जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है खबर फैलने में कुछ समय तो लगना ही था, लेकिन फिर तो विद्रोहियों का सिलसिला ही शुरू हो गया। जैसे कह रहे जब क्रांति आपकी प्रारंभ हुई थी, क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था। अब मेरठ से जब क्रांति का प्रारंभ हो गया उसके पश्चात ये लोग कहाँ पे गए? दिल्ली। और दिल्ली में जाकर बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर लिया और दिल्ली पर अपना अधिकार प्रारंभ कर लिया। अब जब पूरे देश तक फैलने के लिए, पूरे उत्तर भारत में फैलने के लिए कुछ तो आपको समय चाहिए था, इसलिए एक हफ्ते तक क्या हुआ? कोई भी विद्रोह नहीं हुआ। लेकिन उसके पश्चात धीरे धीरे इनकी सूचना फैली, विद्रोह के बारे में एक दूसरे तक पहुंचा और धीरे धीरे प्रत्येक स्थान पे क्या होने लगा था? विद्रोह प्रारंभ होने लगा। जैसे कह रहे एक के बाद एक हर रेजिडेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। ये मुख्यतः क्या था? एक प्रकार का सैनिक विद्रोह था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया? पूरे भारतवर्ष में फैल गया था। कह रहे एक के बाद हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ,
जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों को साथ देने को निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों गांव के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के बीच संगठित हो गए थे। कह रहे जैसे प्रारंभ कैसे हुई, आपके सैन्य विद्रोह से हुआ। लेकिन सैन्य विद्रोह जब अलग अलग रेजिमेंट में हुआ तो जहाँ जहाँ पे वो सहयोग कर सकते थे, जैसे आपका कानपुर था, लखनऊ था, दिल्ली था, झांसी था, ये क्या थे, प्रमुख केंद्र बिंदु थे। तो धीरे धीरे क्या करते, बाकी सैनिक यहाँ पे सहायता देने के लिए पहुँचने लगे। तो धीरे धीरे इसमें क्या हुआ, आपका आम वर्ग भी शामिल होने लगा, श्रमिक भी शामिल होने लगा, कुछ कृषक वर्ग भी शामिल होने लगा, क्योंकि नीतियों से तो सभी परेशान हो रहे थे। उनकी जो नीतियाँ थी, इसके कारण क्या हुआ, एक दूसरे का सहयोग देना प्रारंभ हो गए थे और ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने लगे। अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र कौन थे, नाना साहब। नाना साहब किसके थे, पेशवा बाजीराव के क्या थे, दत्तक पुत्र थे। उन्होंने क्या किया, कानपुर में सेना को इकट्ठा किया और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया और ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर हैं। किसने कर दिया, ये आपके नाना साहब ने कर दिया। इसके पश्चात लखनऊ में क्या हुआ, लखनऊ की जो बेगम हजरत महल थी, बेगम हजरत महल का जो बेटा था विरजिस कादिर एक्चुअली में अल्पायु थे, तो क्या कर रहे थे, इसको लखनऊ को मिलाना चाह रहे थे। जैसे इसी प्रकार कहाँ पे हो रहा था, आपके झांसी में हो रहा था, क्योंकि झांसी में जो रानी लक्ष्मीबाई का दत्तक पुत्र था दामोदर राव, वो कैसा था, अल्पायु, अभी बालक था, तो इसलिए झांसी को भी क्या कर रहे थे, कंपनी में मिलाना चाहते थे। इसलिए प्रकार लखनऊ को भी चाहते थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया, विद्रोह किया। किसने, लखनऊ में किया आपकी बेगम हजरत महल ने, झांसी में किसने किया, रानी लक्ष्मीबाई ने। इस तरह से क्या हुआ, जैसे आप इमेज देख सकते हैं कि जब जनता बगावत करती है। अब चलिए पढ़ लेते हैं कि कौन किसने कहाँ से किया। तो सबसे पहला केंद्र बिंदु कौन सा, लखनऊ। तो लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये पता होना चाहिए। तो लखनऊ से किसने किया था, बेगम हजरत महल ने किया था। किसने किया था, बेगम हजरत महल ने। बेगम हजरत महल ने क्या किया था, अपने पुत्र विरजिस कादिर को, क्योंकि इनके पति की मृत्यु हो चुकी थी। अब जब पति की मृत्यु हो चुकी थी और इनका जो बेटा था विरजिस कादिर, वो अभी बहुत ही छोटा बालक था, तो इसलिए क्या कर रही थी, कंपनी उसको अपने शासन में मिलाना चाह रही थी। इसी कारण क्या हुआ, बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र विरजिस कादिर को गद्दी पर बैठा दिया और स्वयं क्या हुआ, 1857 के विद्रोह में भाग लिया। किसने, बेगम हजरत महल ने। तो कई बार पूछ सकते हैं, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। अब आपसे कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लखनऊ में दमनकर्ता अधिकारी के रूप में कौन था। तो लखनऊ में दमनकर्ता अधिकारी के रूप में कौन था, कैंपबेल था। इसीलिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैंने उन्हें हाईलाइट कर दिया कि इन पॉइंट को आपको भूलना ही नहीं है। अब चलिए अगला केंद्र बिंदु हम पढ़ते हैं, क्या, दिल्ली। सबसे पहले मेरठ के पश्चात कहाँ से प्रारंभ हुआ था, दिल्ली से हुआ था, क्योंकि जैसे आपकी क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई, मेरठ से। तो मेरठ के पश्चात ये जो क्रांतिकारी थे गए कहाँ पे थे, दिल्ली गए थे। दिल्ली पे ही क्या हुआ था, सबसे पहले अधिकार प्राप्त किया था। तो दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, अगर पूछता है कभी, तो दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर व बख्त खान ने। बख्त खान ने क्या किया था, यहाँ पे सैन्य नेतृत्व किया था। जैसे बहादुर शाह जफर थे, इन्हें क्या किया गया था, पूरे बादशाह घोषित किया गया था। 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता अगर पूछेगा तो कौन से, आपके बहादुर शाह जफर के रूप में घोषित किया गया था। लेकिन अगर दिल्ली में सैन्य नेतृत्व किसने किया था, तो दिल्ली में बख्त खान ने सैन्य नेतृत्व किया था। अब इसके पश्चात पढ़ते कंपनी का पलटवार करके आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। कह रहा इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगा के विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया, क्योंकि सबसे पहले तो कहाँ पे हुआ, मेरठ में हुआ, फिर इसका विस्तार कहाँ पे हुआ, दिल्ली तक हुआ। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, संपूर्ण उत्तर भारत में 1857 के विद्रोह का विस्तार फैल रहा था। अब जब विद्रोह हो रहा था तो अलग अलग स्थानों पे विद्रोह प्रारंभ होने लगे थे। तो इससे कंपनी ने फैसला लिया कि वो सारे विद्रोह को कुचलने का प्रयास करेगी। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोहों के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। किसने किया ऐसा, कंपनी ने किया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। जैसे आपने पढ़ा था कि उस टाइम पे क्या हुआ, उन्होंने दिल्ली पर अधिकार प्राप्त कर लिया। सितंबर 1857 पर दिल्ली पर पुनः अंग्रेजों ने अपना अधिकार प्राप्त कर लिया और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया और उन्हें क्या कर दिया कि आजीवन कारावास की सजा दी गई
और उनके बेटे को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी जीनत महल को अक्टूबर 1857 में रंगून निर्वासित कर दिया गया। अब क्या हुआ था, जब उनके पास दिल्ली आ गई तो उन्होंने क्या किया, पहली बात तो बहादुर शाह जफर व उनकी पत्नी जीनत महल को दिल्ली निर्वासित कर लिया और दिल्ली से क्या कर दिया, रंगून निर्वासित कर दिया और दिल्ली पर अंग्रेजों ने क्या किया, अपना पुनः आधिपत्य स्थापित कर लिया। अब आपसे पूछ सकते हैं कि दिल्ली में दमनकर्ता अधिकारी कौन था, तो दिल्ली में कौन था, जॉन निकलसन हडसन। ये कहाँ पे दमनकर्ता अधिकारी के रूप में थे, दिल्ली में। अब चलिए अगला केंद्र बिंदु पढ़ते हैं, सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु झांसी था, क्योंकि एग्जाम में अगर कभी 1857 की केंद्र बिंदु क्वेश्चन पूछता है तो कई बार हो सकता है कि झांसी से क्वेश्चन पूछे जाए। तो सबसे पहले झांसी से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो झांसी से विद्रोह का नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। अब रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। तो रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम था मणिकर्णिका। क्या नाम था, मणिकर्णिका। और इनका विवाह किससे हुआ था, झांसी के नरेश गंगाधर राव से हुआ था। किसका, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह। और झांसी में विद्रोह का दमन किसने किया था, तो झांसी में विद्रोह का दमन किसने किया था, ह्यूरोज ने। ह्यूरोज ने फिर एक अपनी आत्मकथा लिखता है। अपने आत्मकथा में उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का उल्लेख किया था। अपनी आत्मकथा में ह्यूरोज ने लिखा कि रानी लक्ष्मीबाई विद्रोहियों में अकेला मर्द थी। किसको लिखा था, विद्रोहियों में अकेला मर्द किसको लिखा था, रानी लक्ष्मीबाई को। किसने लिखा था, ह्यूरोज ने, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 का विद्रोह का सफलतापूर्वक वहाँ पे संचालन किया था। कहाँ पे, झांसी में किया था। इस तरह से इसके बाद हम पढ़ते हैं इलाहाबाद में केंद्र बिंदु कौन था, वहाँ का नेतृत्व किसने किया था, तो इलाहाबाद में इस आंदोलन का नेतृत्व किया था लियाकत अली ने। किसने किया था, लियाकत अली ने। और इलाहाबाद में दमन किसने किया था, तो कर्नल नील ने किया था। किसने दमन किया था, कर्नल नील ने। अब चलिए हम पढ़ते हैं कानपुर में किसने किया था, तो कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, नाना साहब व तात्या टोपे ने किया था। कई बार क्या होता है, नाना साहब व तात्या टोपे से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन्होंने नेतृत्व कहाँ से किया था, कानपुर से किया था। और कानपुर में दमनकर्ता अधिकारी के रूप में कौन थे, तो सर कैंपबेल। सर कैंपबेल क्या थे, कानपुर में 1857 के विद्रोह के दमनकर्ता अधिकारी के रूप में थे। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था, या तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था। जैसे रानी लक्ष्मीबाई के वास्तविक नाम से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था, धोंदू पंत था। अगर कभी पूछते हैं तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। कई बार क्या होता है, इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि झांसी की रानी का वास्तविक नाम क्या था, या इस तरह से कह सकते हैं तीनों के नाम दे दे, अलग अलग क्या इनका मिलान करिए, कौन सा सही है या कौन सा गलत। जैसे रानी लक्ष्मीबाई का क्या नाम था, मणिकर्णिका था। नाना साहब का धोंदू पंत। तात्या टोपे का क्या नाम था, रामचंद्र पांडुरंग। इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आप इमेज देख सकते हैं कि आपके एनसीईआरटी की बुक में नाना साहब की इमेज दी हुई है। अब आगे हम पढ़ते हैं तात्या टोपे के बारे में। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, अभी मैंने आपको बताया, रामचंद्र पांडुरंग। और तात्या टोपे की स्मृति में एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। तो पूछ सकता है कि 1857 की कौन सा ऐसा क्रांतिकारी था कानपुर से जिसकी स्मृति में क्या हुआ था, डाक टिकट जारी किया गया था। तो कौन था आपका, तात्या टोपे। इनका वास्तविक नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, ऐसे प्रमुख नेता पूछ सकते हैं, जैसे जगदीशपुर से किसने किया था, बरेली, फैजाबाद, असम से किसने किया था। इन सब से बारे में बहुत ज़्यादा नहीं क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन नेता के रूप में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको इस पॉइंट को याद रखना है। जगदीशपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, कुंवर सिंह ने किया था। बरेली से किसने किया था, खान बहादुर खान ने बरेली से नेतृत्व किया था। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने नेतृत्व किया था। फतेहपुर से अजीमुल्ला ने नेतृत्व किया था। असम से दीवान मनी राम ने नेतृत्व किया था। और सतारा से रंगोजी बापू ने नेतृत्व किया था। ये सब आप कहते हैं प्रमुख नेतृत्व स्तर थे। इसमें प्रमुख केंद्र के रूप में आपको किन किन याद रखना है, कानपुर, झांसी, लखनऊ, इनको तो बिल्कुल याद ही रखना है। इसके अलावा जो मैंने प्रमुख आपको बताया, इन सबको याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं कि 1857 की क्रांति का जो प्रभाव क्या हुआ। 1857 की क्रांति आपके मुख्यतः 2 वर्षों तक चले। अब इसके पश्चात जब 1857 की क्रांति समाप्त हो गई, क्योंकि पहले क्या हो रहा था, इनकी क्रांति के असफल होने के कारण क्या थे,
पहली बात क्या थी, भारतीय सैनिकों के पास उतने उचित वो नहीं थे, संसाधन नहीं थे, उतने उचित हथियार नहीं थी, एक दूसरे के साथ संप्रेषण की कमी थी, सब अलग अलग तरीके से क्रांति लड़ रहे थे और सबका क्रांति में शामिल होने का उद्देश्य भी अलग अलग था। ऐसा तो नहीं था कि सारे क्या कर रहे थे, राष्ट्र की एकता के लिए उस टाइम पे नहीं हो रहा था। जैसे रानी लक्ष्मीबाई, वो अपने झांसी के लिए लड़ रही थी, बेगम हजरत महल वो अपने पुत्र को गद्दी दिलाने के लिए, नाना साहब सब अपने अलग अलग कारणों के कारण रख, तो इसलिए सबके जो युद्ध लड़ने की अलग अलग बना रहे थे योजनाएं, सबकी अलग अलग थी, सारी संगठित नहीं हो पाए, अलग अलग कारण के कारण क्या हुआ, 1857 की क्रांति असफल हो गई। अब जब 1857 की क्रांति असफल हो गई तो इसके जो बाद हुए तो 2 साल तक की क्रांति चलती रही विद्रोह, तो इसके बाद के क्या प्रभाव पड़े उसके बारे में पढ़ते हैं। कह रहे विद्रोह के बाद के साल अंग्रेजों ने 1859 तक आखिर तक देश के दोबारा नियंत्रण पा लिया। मुख्यतः आपके विद्रोह कितने वर्ष चला, 2 वर्ष तक चला। 1859 तक इन्होंने क्या किया, देश पर नियंत्रण पा लिया। अब लेकिन पहली वाली नीतियों के सारे शासन नहीं चला सकते थे। अब वो समझ गए थे कि अब जो भारतीय जनता के मन में धीरे धीरे क्या हो रहा है, सारी भावनाएं आ रही, इसलिए उन्हीं सारी नीतियों के जैसे पहले नीतियाँ चला रहे थे उस आधार पे हम क्या कर सकते हैं, शासन व्यवस्था को नहीं चला सकते। इसलिए क्या हुआ, अंग्रेजों ने कुछ अहम बदलाव किए, उन सबको याद रखना। पहला क्या हुआ, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए हैं। क्योंकि आप सब तक को पता है कि अभी तक क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, लेकिन 1857 के विद्रोह के पश्चात जितने भी अधिकार होते हैं अब कंपनी के सारे अधिकार किसको सौंप दिए गए, ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिए गए, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में भी नियुक्त किया गया। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के जो एक सदस्य था उसको क्या किया गया, भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया और उसको सलाह देने के लिए क्या किया गया, एक परिषद का गठन किया गया, जिससे अब क्या बोलते हैं, इंडिया काउंसिल। तो क्या किया गया, पहली बात तो क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकारों को ब्रिटिश को सरकार को सौंप दिया गया। दूसरा, एक मंत्री का गठन किया गया भारत मंत्री के नाम से, और उसको सलाह देने के लिए क्या किया गया, इंडिया काउंसिल का गठन किया गया। और जो भारत के गवर्नर जनरल को तो उसको अब क्या कह दिया गया, वायसराय का ओहदा दे दिया गया। जैसे इससे पहले क्या थे, गवर्नर जनरल थे, लेकिन अब जो हो गया उसको ओहदा किस बात का दे दिया गया, वायसराय का। उसी प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा या रानी का प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। जैसे अभी तक क्या था, जब शासन व्यवस्था कंपनी के अधीन थी तो यहाँ पे क्या थे, मुख्य वही थे, लेकिन अब जो वायसराय होगा क्या होगा, वहाँ के सिर्फ राजा या रानी का प्रतिनिधि के रूप में होगा। अब जैसे राजा या रानी थी, ब्रिटेन की महारानी थी, वो तो वहाँ पे बैठी हुई है, ठीक है। अब उन्हें जो भारत के कामकाज की जानकारी लेनी है या भारत नीति देखना है, उसके लिए उन्होंने किसको नियुक्त किया, वायसराय को नियुक्त कर दिया, ठीक है। अब लेकिन अगर उन्हें भारत के बारे में कुछ जानकारी लेनी, यहाँ से कुछ योजनाओं के बारे में, तो जो भारत मंत्री के रूप के नियुक्त किया गया उससे लेंगे, और उसको सलाह देने के लिए क्या किया गया था, इंडिया काउंसिल का गठन किया गया था। इसके अलावा कुछ और निर्णय लिए गए, जिसे दूसरा क्या, देश के सभी शासकों को भरोसा दिलाया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। जिससे पहले क्या कर रहे थे, भू क्षेत्र में कब्जा कर रहे थे, जैसे झांसी है, अलग अलग राज्यों को क्या कर रहे थे, हड़पने का प्रयास कर रहे थे। अब उन्हें भरोसा दिलाया गया कि हम किसी भी भू क्षेत्र में क्या करेंगे, कब्जा नहीं करेंगे, और उन्हें अपनी रियासत, अपने वंशजों, यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट देगी। पहले जैसे निर्णय लिया गया था कि जो भी दत्तक पुत्र होगा वो उनका शासक नहीं बन सकता, अब निर्णय दे दिया कि क्या, दत्तक पुत्र हो, उनका रियासत हो, उनके वंशज को सौंप सकते हैं। लेकिन इस बात के लिए भी प्रेरित किया गया कि ब्रिटेन की रानी को आधिपत्य स्थापित करें, लेकिन यहाँ पे भी क्या कर रहे थे, इनडायरेक्ट रूप से अपनी सत्ता को स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। अब क्या हुआ, सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाने का फैसला ले लिया गया। जैसे पहले क्या हो रहे थे, यहीं के सैनिकों को ज़्यादा भर्ती कर रहे थे। अब जब सैनिक सिपाही पद पे भी यहाँ पे ज़्यादा भर्ती कर रहे थे तो क्या हो रहा था, जब विद्रोह हुआ तो बहुत उनके पास सैनिकों की संख्या क्या हो गई थी, कम हो गई थी, इसलिए उन्हें क्या करना पड़ता, इंग्लैंड से सैनिक मंगाने पड़े थे। तो अब इन्होंने क्या कर दिया कि अब भारतीय सैनिकों को ये संख्या कम कर दी। अब उन्होंने ज़्यादातर क्या किया, यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया
और यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने के बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों से ज़्यादा सिपाही भर्ती कर दिए जाएंगे। ये सब किसने फैसला लिया? 1857 की क्रांति के पश्चात। और फैसला क्या लिया गया? मुसलमानों की जमीन संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया। अंग्रेजों ने फैसला लिया कि भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। जैसे अलग अलग चीज़ों को हो रहे तो उस टाइम पर सम्मान नहीं करते। जैसे आपने क्या देखा था वेल्लोर विद्रोह में? वेल्लोर विद्रोह में क्या हुआ था? भारतीय सैनिकों के कुंडल पहनने पे तथा सिख सैनिकों को क्या हुआ था? पगड़ी पहनने पे रोक लगा दी गई थी। इससे क्या कर रहे थे? वो समझ रहे थे कि हमारे धर्म का सम्मान नहीं कर रहे, धर्म का विरोध कर रहे थे। अब कहा गया कि भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने, जमीन पर उनके अधिकारों को स्थापित करने के लिए अलग अलग नीतियाँ बनाएंगे। अब भू राजस्व संबंधी अलग अलग नीतियों का निर्माण होगा। ठीक है। अब इससे के अलावा आपको 1857 के विद्रोह से संबंधित कुछ पुस्तकें हैं। कई बार क्या होता है, इनसे नाम पूछ लेता है कि ये पुस्तक किसकी है, किस राइटर की है, तो इन सब के नाम आपको पता होने चाहिए। कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे 1857 ये बुक का ही नाम है, ये किसकी पुस्तक है? तो ये एस.एन. सेन की पुस्तक है। कौन सी? 1857। रेवेलियन 1857 किसकी पुस्तक है? पी.सी. जोशी की पुस्तक है। द इंडियन म्यूटनी 1857 किसकी पुस्तक है? एस.बी. चौधरी की। 1857 के विद्रोह के बारे में किसने क्या कहा, इसको किस नाम से बोला, इन सब के बारे में इसके पहले वाली वीडियो मैंने आपको समझाया था। अगर आपने इससे पहले के जो सुपर टेट एग्जाम के लिए तैयारी के लिए वीडियो हैं, अगर आपने नहीं देखे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से जाके वीडियो को देख लीजिए तथा नोट्स बना के रिवीजन जरूर करते रहिए। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि जब सुपर टेट का फॉर्म आएगा तब हम तैयारी करना प्रारंभ करेंगे, तो आप सबको पता है कि सुपर टेट का सिलेबस थोड़ा काफ़ी बड़ा है। इसलिए अगर अभी से आप रेगुलर वे पे तैयारी करते रहेंगे तो जब फॉर्म आएगा तो उस टाइम पे आप क्या कर रहे होंगे? रिवीजन कर रहे होंगे। तो आप और बच्चों से बहुत ही आगे हो जा चुके होंगे पहले ही। इसीलिए इसी टाइम से तैयारी करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए और उसी को रिवीजन करते रहिए। और नोट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी को सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, आप सुपर टेट एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय वीडियो।